Hey guys, welcome to my new podcast series, Your Health You Care. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मंगलवार का दिन है, तारीख हो गई 11 जून। पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से कोई वीडियो बनी नहीं, 3-4 दिन से, क्योंकि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो है कोविड पे बनाएंगे। तो ऐसा इत्तेफाक कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि हमारे घर में ही, हमारी आवाज से भी आपको लग रहे होंगे कि थोड़े बहुत फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है, इन्फ्लुएंजा टाइप जो है वो सिम्टम्स मेरी वाइफ को सबसे पहले हुई, वाइफ की तबीयत खराब हुई, फिर हमारा बेटा, और फिर इवेंचुअली मैं भी बीमार हो गया। तो ये मोस्ट लाइकली फ्लू थी जो बाहर से आई थी, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली ट्रैवल किया था। तो अब कोविड का शक तो होता ही है, कोविड का शक होता है, कंप्लेंट्स भी कुछ ऐसे ही थे। तो पिछली बार जो कोविड आई थी 2019, 20, 21 में जो चल रही थी कोविड, उस कोविड में और इस कोविड में कुछ एक फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। क्योंकि पिछली बार की कोविड में ऐसा था कि रनी नोज वगैरह हो, अगर फ्रीक्वेंट स्नीजेस और पानी वगैरह बहता हो तो रूल आउट कर सकते थे कि आपको कोविड नहीं है, वो मोर लाइक फ्लू है। बट इस बार की जो वेरिएंट्स है उसमें आपका रनी नोज और फ्लू लाइक सिम्टम्स ज्यादातर, अगर वो सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं कोविड के वेरिएंट्स, नए वाले वेरिएंट्स के सिम्टम्स में भी। तो हमें लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो तो टेस्ट कराई जाए। तो 1 दिन 2 दिन तक तो अपनी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू की। तब तक मैं बीमार नहीं हुआ था, आई वॉज ओके। मैंने छुट्टी जरूर ली थी क्योंकि उस टाइम पे मेरी वाइफ और मेरा बेबी, अब हम अकेले ही रहते हैं, हम तीनों, तो देखने के लिए अब दोनों बीमार हो तो मुझे आधी ड्यूटी से छोड़कर आना पड़ा था। अगर वॉमिटिंग आ गई थी बच्चे को तो मुझे आना पड़ गया था। बट नेक्स्ट डे फिर मेरी भी तबीयत खराब हो गई। फिर टेस्ट कराए तो मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मेरी वाइफ भी वैक्सीनेटेड है। बट जो मेरा बेबी है वो बहुत छोटा था जब कोविड आई थी, तो उनके वैक्सीन नहीं लगी थी। तो हमने सबसे पहले ये तय करना चाहा कि हमारी वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं। तो आज के ज़माने में तो कुछ भी संभव है, क्या पता किस तरह की वैक्सीन हो, नहीं हो, क्या हो। तो इम्यूनिटी स्टेटस के लिए हमने हमारी IgG ऑर्डर की। तो उससे ये पता लगता है कि आपकी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है या वैक्सीनेटेड है, आपकी एंटीबॉडीज जो है वैक्सीन वो सर्कुलेट हो रही है कि नहीं। अगर कोविड आती है तो हमारा बॉडी रेडी है कि नहीं फाइट ऑफ करने के लिए। तो वो हमने IgG करा ली, और लड़के की हमने RT-PCR करा ली। जो हमारा इस अभी भी जो प्रिंसिपल टेस्ट है वो RT-PCR ही है। RT-PCR में आपका नाक से और ओरोफेरिंक्स, ओरल कैविटी से सलाइवा लेकर के, और फिर आपको बताते हैं कि कितना है वायरस एंटीजन है नहीं है। तो गुड न्यूज ये था कि हमारा लड़का जो है वो नेगेटिव आया, यानी कि कोविड नहीं थी। और मेरी IgG और मेरी वाइफ की IgG भी एक्सेप्टेबल रेंज में थी, बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड भी नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी। तो उससे ये लग रहा था कि यस, सो वी आर काइंड ऑफ इम्यून। लेकिन जो कंप्लेंट्स सिम्टम्स है वो बेटर नहीं हो रहे थे, तो दैट वाज वर्सनिंग एंड वर्सनिंग। तो छुट्टी मैंने एक्सटेंड कर ली अपनी। ये मेरी रिपोर्ट है, IgG रिएक्टिव है, नंबर है। एंड ये मेरी वाइफ की है जिसकी IgG इनके भी डिटेक्टेड है, सो प्रीटी गुड। और ये मेरे बच्चे की है जिनका RT-PCR है जो नेगेटिव आई है। आज रिज्यूम कर रहा हूँ अपनी OPDs, तो उस पर ट्रीटमेंट चलती रही। अब अभी तक तो सिम्टोमेटिक दे रहा था, फिर मैंने एक स्टीरॉयड और एक एंटीबायोटिक भी ऐड कर दी, और उसको ऐड करने के बाद जाकर के लास्ट 2 दिन से बेटर है। आज ऐसी सिचुएशन है कि आई कैन रिज्यूम माई OPDs, तो जा रहा हूँ। बट ये है कि ये अब इस बार बना रहा हूँ अपनी कि अब मास्क लगाना ही पड़ेगा, इवन फॉर द फ्लू। नॉट नेसेसरीली कि आपका कोविड है तो आप मास्क लगा रहे हैं, आप
फ्लू के लिए भी मास्क लगाइए। तो अब से मैं मास्क लगा करके मास्क को हल्के में नहीं ले सकते, मास्क लगाना पड़ेगा। फिर मैंने ऑस्कल्टेट किया कि कहीं लंग्स वगैरह तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि लड़के की खांसी कई बार ऐसी लग रही थी, तो लंग्स उनके क्लियर थे, बट फिर भी नेबुलाइजेशन कंटिन्यू रहा, नेबुलाइजेशन भी किया हमने। और मेरी वाइफ और मेरी जो है थोड़ी बहुत रेसिडुअल रही, लड़का लगभग ओके है, तो वी आर काइंड ऑफ ओके नाउ। सो सी, हम कोविड के बारे में बात करना चाह रहे थे और कोविड का जो है ये सिनेरियो हमारी फैमिली में ही आ गया। दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस, so you should not manifest anything। तो बाकी कोविड के बारे में अब बात शुरू हो ही गई है, तो आज सोच रहा हूँ कि कोविड के बारे में ही बताऊं। तो यार, ये कोविड 19 के जैसी खतरनाक इसलिए नहीं होगी क्योंकि सरकारों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वैक्सीन ठीक ठाक या ये ब्रेकर रोड ब्रेकर जाने दो। ओके, तो वैक्सीन जब एक बार लग जाती है अच्छे तरीके से, तो जो फर्दर अटैक्स होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। तो अपेरेंटली ऐसा ही लगा कि कोविड नहीं है, इन्फेक्शन लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। ये जैसे कि कॉमन इन्फ्लुएंजा होते हैं, फ्लू होती है, तो फ्लू की तरह 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आपको थकाएगा, सर पकड़ के बैठना पड़ेगा आपको। बट उसके लिए जो हमारी ओपीडी में जो फ्रीक्वेंटली रूटीनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस है, वो एक एंटीपायरेटिक, एक एनाल्जेसिक, एक एंटासिड, एक एंटीएमेटिक, एक मल्टीविटामिन, एक एंटीबायोटिक, ये गार्गल्स एंड एडेक्वेट हाइड्रेशन, एडेक्वेट रेस्ट, और जो रूटीन फीवर प्रोफाइल की जांचें हैं जस्ट टू रूल आउट जो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारी चीजें। कई लोग इन्फ्लुएंजा के भी H1N1 वगैरह की टेस्ट करा सकते हैं, बट हाँ, तो ये सारी चीजें करके उसको आप टैकल कर सकते हैं, बट डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इफ नीडेड चेस्ट एक्सरे वगैरह कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये वेरिएंट्स इस बार के जो है, ये वेरिएंट्स आप टैकल कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, कोई लॉकडाउन सब जैसी नौबत आने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो आपका सैचुरेशन, ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल रहेगा वो नॉर्मल ही रहेगा। जब तक लंग्स में जाकर करके ये अल्वियोलाई तक नहीं पहुंच जाते हैं आपका, तब तक सैचुरेशन हैम्पर नहीं होता है। तो जब तक सैचुरेशन आपका खराब नहीं है, तो यू आर काइंड ऑफ स्टेबल, आपको मैनेज किया जा सकता है। पैनिक ना करें, अगर पॉजिटिव आ भी गए हो आप तो पैनिक मत करो। हाँ, क्योंकि ये भी एक है, फिर मैंने क्या हुआ, जब खाली बैठा था, अब चूंकि ये नई बीमारी है, नए रिसर्च है, यूजुअली तो रिसर्च करके क्या बताऊंगा आपको, लेकिन नई बीमारी है तो इसकी सारी जानकारी मैंने अब घर में ही बैठा था तो इकट्ठा करनी शुरू की। मैं जो रिसर्च की हमारी सोर्सेस होते हैं, गूगल में आपका गूगल स्कॉलर है और चैट जीपीटी तो ट्रेंडिंग है ही, लेकिन इससे ये भी पता लगा मुझे कि चैट जीपीटी भी कंप्लीटली रिलायबल नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ एक इन्फॉर्मेशन सर्च की तो चैट जीपीटी में जो आंसर आ रहे थे उसके सोर्स जो थे वो ऐसे ही किसी वेबसाइट के थे जिसको आप नहीं कह सकते हो कि वो क्रेडिबल है। जब तक कोई रिसर्च जर्नल से नहीं हो तो यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट इंफॉर्मेशन। चैट जीपीटी की भी जो सोर्सेस थे वो वहीं के थे, तो फिर अल्टीमेटली मुझे गूगल स्कॉलर पर ही जाना पड़ा, लेकिन कुछ हाथ लगा नहीं, कोविड 19 से रिलेटेड कुछ हाथ लगा नहीं। मैं ये ढूंढना चाह रहा था कि कोविड 19 में री इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या है, वायरुलेंस फैक्टर कितनी उसकी वायरल लोड्स होती है, कैसे बॉडी टैकल करता है वगैरह, तो कुछ बहुत ज्यादा मेरे हाथ लगे नहीं पेपर से। मतलब अभी ये ऑन गोइंग ही है, अभी इसमें कुछ भी कहना मेरे ख्याल से ऑफिशियल नहीं होगा, तो इसको जस्ट कंसिडर इट एज अ फ्लू, और फ्लू जैसा ही ट्रीटमेंट करें इनकी, एंड यू शुड बी ओके। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ट्रैवल वगैरह करे तो मास्क लगा ले। अगर बात लंग्स तक पहुंच जाती है तो इट विल बी मोर लाइक ए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस, वहां तक जाएगी बात। गार्गल करके और नेबुलाइज करके, चेस्ट एक्सरे करके आप इन सब चीजों को रूल आउट कर लेंगे। ट्रैफिक काफी जाम लग रही है, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ वीडियो पॉज करके फिर नेक्स्ट हाफ में बनाता हूँ, या कंटिन्यू करो।
चलो स्लो मोशन में ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि रिसर्च में कुछ खास हाथ नहीं लगा। तरह तरह की बातें ही हैं, हर तरफ से अपने अपने प्रपोजल्स ही हैं, कुछ इसमें कॉन्क्रीट नहीं थी। अब ऑब्वियसली क्योंकि बीमारी नहीं है तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स ही होंगे। फिर रिसर्च करते करते कुछ एक बड़े मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के पेपर्स और उनके कुछ प्रेजेंटेशंस हाथ लग गए अमेरिका की बड़ी क्लिनिक्स में। तो मुझे याद है, अब ये बातें हैं, ये शायद आम लोग बाग ना भी समझे, जो हमारे कॉलीग्स हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि जब कोविड आई थी 2019 में, तो मैं भी उसमें एक्टिवली कोविड आईसीयूज में काम करता था फर्स्ट हैंड। कोविड आईसीयूज में गाउन में और बिल्कुल ही डेडली पेशेंट्स के साथ हमारा डीलिंग थी एवरीडे बेसिस पे। तो उन दिनों मौका लगा था कि एडवांस्ड से एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज की एक्सपोजर मिल गई, और जो इंडिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनके साथ काम करने का भी मौका मिल गया। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, तो उसमें जब हमें ब्रेक मिलता था तो बातें करते थे। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस टाइप का हूँ, रिसर्च वगैरह की बातें बीच बीच में छेड़ देता हूँ। वैसे तो डेजिग्नेशन वाइज मैं लोअर या एवरेज ही था उनके, बट मैं अपने आइडियाज कुछ होते हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ। तो जो हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट थे उनसे मैंने शेयर किया कि सर एक बात बताओ, अगर, क्योंकि सबकी सीटी जो होती थी, कोविड-19 की जो सीटी चेस्ट होती थी वो बड़ी वाइट सी होने लगी थी, मतलब कि घना जैसे बादल छाए हो, इस तरह की सीटी चेस्ट आती थी वाइट सी। कहने का मतलब है कि स्पुटम और फ्लेम इतने ज्यादा पकड़ करके लंग्स को ना लगभग फाइब्रोज कर दिया था, मतलब कोलैप्स नहीं उसको बोलेंगे, कि जकड़ लिया था लंग्स को कोविड ने। तो मैं एक सिंपल सी थ्योरी के साथ उनसे डिस्कस करना चाहता था, ये बताओ कि इसमें ऐसा है कि हम इसको धो सकते हैं, जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं तो डिटर्जेंट डालते हैं और उसको जो है खंगाल करके रिंस करके निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा पल्मोनोलॉजिस्ट है, ब्रोंकोस्कोपी होती है आजकल, कैमरा अंदर जाता है, ब्रोंकोस्कोपी होती है, सारा कुछ करते हैं, देखते हैं। तो ऐसा कुछ हो कि डालें और उसको खंगाल करके और उनको साफ करके निकाल लें। तो उन दिनों सब इतने बिजी होते थे, इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते थे कि एक तो बातें, कन्वर्सेशन, एंटरटेन कोई करता नहीं था, ज़्यादातर सब टायर्ड ही होते थे। बट मेरे कहने का मतलब था कि लवाज जो ऑलरेडी होते हैं, अभी ब्रोंकोअल्वियोलर लवाज वगैरह है, लेकिन मैं लवाज की बात नहीं कर रहा था। मतलब मैं कह रहा था यार लिटरली उसको जा करके धुलाई करके सफाई करके निकल लाओ। और चूंकि इसमें लक फैक्टर ये है कि लंग्स हमारे पास दो होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट लंग को आप इंटैक्ट रखो और राइट लंग को आप 1 by 1 लोब्स में जाकर के और उसको क्लीन करो, वापिस आ जाओ मेडिकेशन वगैरह स्प्रे कर दो और फिर उसको खोल दो और फिर दूसरे लंग्स में किसी और दिन या कभी या उसी में अगले सेशन में कर दो। ऐसी बातें मैं करता था उन दिनों। मैं आपको वीडियो में कह रहा हूं तो मतलब मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं आपको नाम और रेफरेंस तक ऐड कर दूंगा मैंने किससे बात की थी, क्योंकि उनसे मैंने कल भी बात की थी। तो ये पता नहीं बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इनके बारे में सोचा होगा, कुछ तो इसमें मोर्टेलिटी की रिस्क रही होगी, ये बहुत बड़ी रिस्क रही होगी ये प्रोसीजर में, इसलिए लोग नहीं करना चाहते होंगे। तो वही जब कल भी मैं बैठा था ये सारी चीजें देख रहा था, तो मेरे हाथ लग गई एक अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक की एक वीडियो हाथ लग गई। उस वीडियो में भाई साहब उन्होंने यही एग्जैक्टली जो मैं कह रहा था, आज से 8 साल पहले की उनकी वीडियो है, तो डेफिनेटली ये कोई नई चीज नहीं है। तो उन्होंने ये चीज की थी और धुलाई करके सफाई करके लंग्स को फिर क्लीन करके और इंटैक्ट कर दिया था। और तो वो वीडियो मैं आपको इसमें शेयर भी करूंगा, मैं आपको लिंक्स भी इसमें डाल देता हूं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें डॉक्टर्स को आपको कॉन्फिडेंस देना होता है कि सर आप करो, और जब बात लाइफ एंड डेथ की हो तो ये सारी चीजें इनकरेज करनी चाहिए। हालांकि वो जो प्रोसीजर उन्होंने की थी क्लीवलैंड क्लिनिक वालों ने, वो एक उसको बोलते हैं कि प्रोटीनोसिस हो जाती है जब अल्वियोलाई की,
तो उसको क्लियर करने के लिए ये तरीका था। मेरा ये मानना है कि प्रोटीनोसिस में भी तो आपका एक काइंड ऑफ कैल्सिफिकेशन, काइंड ऑफ लंग एक तरह से फ्रीज ही तो हो जाता है, उसी को तो आप साफ कर रहे हो, सारे झाग निकाल रहे हो। आप वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो जब कोविड के टाइम पे इतनी सीरियस चीजें हो रही थी, तो एक ये ऑप्शन देखना चाहिए था। तो ये रिकमेंडेशन मेरी कि आगे से जो कार्डियोथोरेसिक या रेस्पिरेटरी चेस्ट फिजिशियन है, आज के डेट में हमारी स्पेशलिटी अलग से डेडिकेटेड स्पेशलिटी है चेस्ट के लिए। चेस्ट फिजिशियंस होते हैं जो आपका ब्रोंकोस्कोपी वगैरह करते हैं, और लवाज तो रूटीनली करते ही हैं। बट ये कि लवाज अग्रेसिव नहीं होता है, और मैं जिस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ ये अग्रेसिव है। इस अग्रेसिव प्रोसेस में आपका जो लंग्स की न्यूमोसाइट्स, जो सबसे बेसिक लेवल पे आप जा सकते हैं, वो न्यूमोसाइट्स टाइप 2 होते हैं। वहां तक पहुंच के आप साफ सफाई करके, एंटीबायोटिक छिड़क करके, फॉर दैट मैटर आप लाइफ सेविंग जैसे थोड़ा बहुत नॉरेड, कुछ इस तरह की चीजें छिड़क करके वहां की बिल्कुल डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। मतलब उसको बोलेंगे, जैसे आप कॉकरोच वगैरह को हटाते हो तो इन्फेस्टेशन को हटाते हो, तो ये इन्फेक्शन को हटाने के लिए मेरे ख्याल से एक फिजिबल ऑप्शन हो सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी सारी है तो लोगों को देखना चाहिए, और लंग्स को बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है। अब मेरे एक पेशेंट है जो नेपाल से आते हैं हमारे अस्पताल में, वो मुझसे लगातार टच में रहते हैं। उनको मैंने हमारे अस्पताल के जो चेस्ट के डॉक्टर हैं उनसे दिखाया है। उन सब पेशेंट्स में जो ऑलरेडी एज ज्यादा है और वो रिस्क ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर उनके लंग्स में इस तरह की बातें आती है तो ये सब ट्रायल करनी चाहिए। अब पता नहीं, ये मेरी सजेशंस है, मैं अपने वीडियोज, ये मेरे वीडियोज है तो मैं कुछ भी सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, तो ये मेरे ओपिनियंस है। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया कल, जो अपने कॉलीग हैं, इज लाइक अ फ्रेंड ऑल्सो, तो उनको वीडियो मैंने शेयर किया और लिए ओपिनियन। तो वही है कि नहीं होते हैं रूटीनली डन ये प्रोसेस, बट होने चाहिए। तो कोविड में तो अगर आप ग्रैन्युलैरिटी में जाओगे कोविड के, तो हम यही पहुंचते हैं कि भाई साहब ये लंग्स के बेसिक्स पे जाकर बैठ जा रहा है वायरस, तो उसको वहीं से धुलाई करनी चाहिए। और ऊपर से आप इम्यूनिटी अपनी अच्छी करने के लिए जो सिम्टोमेटिक और इम्यून सप्रेशन या एंटी एलर्जिक और इम्यून बूस्टर्स, ये सब दे करके स्ट्रॉन्ग करो और ये ट्रीटमेंट करो। यार मेरी आवाज आप लोगों को लग रही होगी कि मैं बीमार से उठा हूँ। मैंने फिर भी आज इसलिए ओपीडी ज्वाइन कर ली क्योंकि घर में बैठे बैठे जो है थोड़ी एक्टिविटी कम हो जाने से खाने पीने की रूटीन खराब हो जाती है। तो कोविड-19 में अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट्स आती है तो डॉक्टर से 2-4 बातें करके आइए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या एक जो एंटीबायोटिक्स होती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए, एक एंटीबायोटिक्स 2 भी ले सकते हैं। बल्कि आप जो माइल्ड लेवल के स्टेरॉइड्स होते हैं, एक आपका कोविड के दिनों में बहुत चली थी 1 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम की जो डेक्सामेथासोन थी, डेक्सोना थी। और बिना कोविड के भी जो हम ट्रीटमेंट के लिए कई बार जब प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होती है सक्सेसफुल, तो हम उनमें आपको डेफ्लाजाकोड जैसी दवा जो स्टेरॉइड होती है वो 6 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम वगैरह, तो ये सब आप दे सकते हैं। बट ये है कि डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही करें ये सब चीज़ें। और चेस्ट एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है तो कराएं। और मास्क, आज से मैं भी मास्क लगा रहा हूँ रेगुलरली। अभी तो ये मैं ही ना ये फ्लू फैला दूँ बोल करके। हाँ, वैसे मैं आपको एक और सीक्रेट बता रहा हूँ। जो मास्क का चलन हुआ था जब भी मेडिकल लाइन में 20, 25, 50 साल पहले, जब भी ये फेस मास्क आई थी, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चन होते थे तो उसमें क्वेश्चन ये होता था कि मास्क क्यों लगाते हैं। आप इसका जवाब सुनोगे तो आप हंसोगे। मास्क इसलिए नहीं लगाते थे कि आप बचोगे, मास्क इसलिए लगाते थे कि जो मास्क लगाने वाला व्यक्ति है वो ना ये इन्फेक्शन किसी और को फैला दे। तो पर्पस मास्क का यही था। जो डॉक्टर्स वगैरह लगाते थे वो खुद के बचने के लिए नहीं लगाते थे भाई साहब, वो आपको बचाने के लिए लगाते थे कि आप ना कहीं, डॉक्टर ना कहीं इन्फेक्शन फैला दे। एनी हाउ, तो हमें मास्क लगाना है। और इस बार अब चूंकि हम तीनों ने भी देख लिया हमारे घर में भी कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है, जैसा हो जो हो। खाने पीने को लेकर के दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में रहते हैं आप, तो आपका जो है न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे
एक फ्रेश फूड पे ज़्यादा फोकस करेंगे और हार्ड फूड ना खा करके सॉफ्ट जो इजी टू डाइजेस्ट हो वो करेंगे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, गर्म पानी कोशिश करेंगे, गार्गल करेंगे, नमक पानी से गार्गल करेंगे। जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो बाहर जाने से बचेंगे, धूल वगैरह है। और आपका कोविड जांच के लिए अभी भी जो RT-PCR है, RT-PCR करा सकते हैं, अगर शक हो तो घर आकर के कर जाते हैं। और आपकी वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है, आपकी वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है, उसके लिए वो टेस्ट है, वो तो ऐसे ही हमने कराई थी जो IgG है। तो आने वाले टाइम में फ्लू को लेकर के ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, वायरस को लेकर के ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, लोग बाग इसकी वजह से ज़्यादा जो है बीमार होते हैं। और साफ सफाई तो ऑफ कोर्स किसी भी बीमारी के लिए इम्पोर्टेंट है, साफ सफाई मेंटेन करेंगे। और क्या है, कोविड-19 के लिए एक 2-3 और टेस्ट है। एक तो तुरंत वाली होती है, रैपिड टेस्ट होती है। एक आपकी NAAT है जो वो भी आपका बताएगी कि कितना एम्पलीफाई हुआ है आपका एंटीजन कोविड का। जो भी अवेलेबल हो आपके लिए आप वो करा करके डॉक्टर से डिस्कस करिए। हाँ, इसमें एक और बात निकल कर आएगी कि टेस्ट के जब रिजल्ट आ जाते हैं, आप वॉलंटरली खुद से टेस्ट करा लेते हो, तो जो इंटरप्रिटेशन है लैब के, वो इंटरप्रिटेशन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उसको आप अपने हाइपोथेसिस या आपकी कंफ्यूजन में मत रहना। आपके जो डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे जरूर डिस्कस करो। एक प्रिजम्पशन मत करना, अज्यूम मत करना ये रिजल्ट उसमें लिखा है डिटेक्टेड, पॉजिटिव और यस नो वगैरह वगैरह। इसको आप डॉक्टर से डिस्कस करना, क्योंकि जैसे हमने IgG कराई, अब IgG में भी उनके रेफरेंस रेंज से देखो तो पॉजिटिव आई है, बट क्या पॉजिटिव आई है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके डॉक्टर से डिस्कस करो। और क्या चल रहा है अभी, डॉक्टर्स को पता होते हैं कि कौन से मरीज का लेवल कैसा रहता है। तो टेस्ट जब कराएं तो डॉक्टर से जरूर डिस्कस कराएं, क्योंकि लैब वालों का काम होता है आपका ब्लड में जो पाया गया उसको आपके सामने रख देना। उसके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, आगे उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका असल मीनिंग क्या होगा, ये आपको डॉक्टर ही बताएंगे। और जो पैथोलॉजिस्ट भी डॉक्टर ही होते हैं, बट आप उनसे चूंकि फेस टू फेस या उनसे आप कंसल्ट नहीं कर रहे हो, तो दे आर नॉट लायबल फॉर दैट कि वो आपको बताएं कि सर आपकी डायग्नोसिस ये है। उसके लिए हम डॉक्टर्स हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करिए और जांच कराते हैं तो हमें बताइए। उसके अलावा स्टे सेफ गाइस, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचेंगे। स्टे सेफ, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और अब चूंकि मैं आई एम बैक टू माई OPDs, तो फिर से बातें अपनी कंटिन्यू रहेंगी। और फिर बातों बातों में अपने सेहत की बातें, स्वास्थ्य की बातें रोज करा करेंगे। आजकल सूखा दिन है, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी का टाइम है। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट रेस्ट ऑफ द वीक।